गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, हम लोग फोर्थ चैप्टर कर रहे थे, स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल। ठीक है, बीच में लेक्चर्स में थोड़ा गैप आ गया, सो इसलिए मैं आपको ये चैप्टर फिर से एक बार करवा रहा हूं। ठीक है, बस थोड़ा सा ब्रीफ में कर लेंगे, ज्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं करेंगे। फर्स्ट टॉपिक था आपका इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। चैप्टर इंडस्ट्री के ऊपर है, जैसा कि आपको पता है चैप्टर इंडस्ट्री के ऊपर है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका है इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। फर्स्ट इंपोर्टेंस क्या है इंडस्ट्री की? एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो इंडस्ट्रीज होती है वो हमारी कंट्री के अंदर ग्रोथ का मेन पॉइंट है। विदाउट इंडस्ट्री देयर इज नो पॉसिबल ऑफ ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, कि इंडिया के अंदर विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री का ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो तो देयर शुड बी लार्ज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कंट्री। ठीक है, बात आई समझ? फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था? एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारे देश में, हमारी कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी उतना ही हमारे देश का क्या होगा? ग्रोथ होगा। सेकेंड पॉइंट है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लार्ज पॉपुलेशन, जो हमारी कंट्री की लार्ज पॉपुलेशन है वो कहाँ एंगेज्ड है? इंडस्ट्रीज में एंगेज्ड है। ठीक है, अर्बन एरियाज में जो लोग मूव हो रहे हैं आजकल, विलेजेस से जो मूव कर रहे हैं अर्बन एरियाज के अंदर, वो लोग सारे कहाँ जॉब करते हैं? इंडस्ट्रीज में जॉब करते हैं। सो इंडस्ट्री जो है वो हमारे लिए एक एम्प्लॉयमेंट का ग्रेट सोर्स है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था? सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग सेक्टर में जो ट्रैक्टर यूज होते हैं, जो मशीनें यूज होती है, थ्रेशर्स एक्सेट्रा, वो सारी कहां प्रोड्यूस होती है? इंडस्ट्री के अंदर। सो इंडस्ट्री प्रोवाइड अ मशीन टू द फार्मिंग सेक्टर, जिससे क्या पॉसिबल होगा? लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन फार्मिंग सेक्टर। बात आइए समझ कि जो फार्मिंग के अंदर आजकल मशीन्स यूज की जा रही है, थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा, वो सारी मशीनें कहां प्रोड्यूस होती हैं? वो ऑल मशीन प्रोड्यूस होती है फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर। सो इंडस्ट्री प्रोवाइड मशीन्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर विच रिजल्ट लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, फोर्थ क्या था? इम्पार्ट डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। इम्पार्ट डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, यानी इंडस्ट्रीज ने जो ग्रोथ प्रोसेस है उसमें काफी चेंजेस किए हैं। इंडस्ट्रीज ने हमारे देश के ग्रोथ प्रोसेस में क्या किए हैं? चेंजेस। कहते हैं विदाउट इंडस्ट्री ग्रोथ कैन नेवर बी पॉसिबल। इंडस्ट्री के बिना कभी भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्रीज ही हम लोगों को क्या देती है? फूड फॉर सर्वाइवल एंड वेराइटीज ऑफ थिंग्स फॉर सर्वाइवल। इंडस्ट्रियलाइजेशन has added new dimension to human life. It has generated a way of consumerism. मतलब क्या? Endless consumption of a wide variety of goods and services. यानी अब हमारी मार्केट क्या हो गई है? कंज्यूमर ओरिएंटेड। पहले क्या होता था, या आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा, कंज्यूमर ओरिएंटेड, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड, कि पहले जो मार्केट होती थी वो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड होती थी। क्या मतलब होता है? कि प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस कर दिया कस्टमर को वही परचेज करना पड़ता था। लेकिन अब मार्केट जो है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गई है। अब कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होती हैं गुड्स मार्केट के अंदर। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, कहता है इंडस्ट्रीज के आने से अर्बनाइजेशन बढ़ी, और अर्बनाइजेशन के कारण क्या हुआ? सिविलाइजेशन हुआ। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि पब्लिक कॉन्शियस अबाउट देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जो पीपल है, जो पब्लिक है, जो जनता है, वो अब क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर कॉन्शियस हो गई है। दैट इज सिविलाइजेशन। वो क्या कहलाती है? सिविलाइजेशन कहलाती है। तो अर्बनाइजेशन के कारण सिविलाइजेशन हुई है, और सिविलाइजेशन का कारण क्या है? हम बोले तो इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के कारण ही क्या हुई है? अर्बनाइजेशन हुई है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप पहले पढ़ चुके, मैं एक बार फिर से इसको रिमाइंड करवा रहा हूं, क्योंकि बीच में 5 to 6 डेज लेक्चर्स नहीं हुए, तो आपको दिक्कत ना हो चैप्टर के अंदर। Infrastructure growth due to industries, there is a large scope of infrastructure
इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ हुई है, रेलवेज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, पावर, इन सब में इंडस्ट्रीज के कारण बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन असाइन क्वार नॉन ऑफ ग्रोथ, ये पॉइंट मैंने 2-3 बार समझाया है। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना वो ग्रोथ का साइन है, कि जितने ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतना ही हमारे देश में क्या होगी, ग्रोथ होगी। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन असाइन क्वार नॉन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, देन हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहा। ये कब की बात बता रहा है, 1990 से पहले, यानी 1947 से। ये चैप्टर जो चल रहा है आपका वो 1947 से लेकर 1990 तक की बात कर रहा है, क्योंकि 1990 में क्या हुआ था, 1990 में एलपीजी पॉलिसी आई थी। कौन सी पॉलिसी आई थी, एलपीजी पॉलिसी आई थी। एलपीजी पॉलिसी क्या थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो जो चैप्टर बात कर रहा है वो आपकी 1947 से लेकर 1990 तक की बात कर रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि 1947 के अंदर पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहा, यानी गवर्नमेंट क्यों आई इंडस्ट्रीज के अंदर। तो रीजन क्या था, लैक ऑफ कैपिटल, कि हमारे देश में जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके पास कैपिटल की कमी थी। बात करें तो उस टाइम पर कहता है टाटा या बिरला जैसे ही प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते थे, लेकिन उनके पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो पूरी कंट्री में डेवलपमेंट ला सके। सो देयर शुड बी रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सो दैट दे कैन डू अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हुई कि गवर्नमेंट के पास ही इतना पैसा था कि गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज ओपन कर सकती थी। ठीक है, लैक ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनको फियर था। बट अबाउट फियर, किसी का फियर कि जो मार्केट साइज था हमारी कंट्री में दैट इज लिमिटेड। जो मार्केट साइज था दैट इज क्या था, बहुत लिमिटेड स्कोप था। सो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनको फियर होता था कि पता नहीं वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी मार्केट में डिमांड होगी या नहीं होगी, कहीं उन्हें लॉस फियर ना करना पड़ जाए। सो इस फियर के कारण, ड्यू टू दिस फियर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। थर्ड, गवर्नमेंट का क्यों गवर्नमेंट निकल कर आई, क्यों गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे पहले अपने पैर रखे, क्यों इंडस्ट्रीज के अंदर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हुई। तो पहला पॉइंट क्या था कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास कैपिटल की कमी थी। सेकंड पॉइंट क्या था कि उनमें इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा कम थी। थर्ड पॉइंट क्या था, अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश में काम करते उस टाइम पर ओनली, तो दे डू वर्क रिगार्डिंग देयर बेनिफिट। ठीक है, दे हैव ओनली वन मोटिव, दे वांट मोर एंड मोर प्रॉफिट, दे डू नॉट वर्क फॉर सोशल जस्टिस। सोशल वेलफेयर के लिए वो काम नहीं करते। अभी भी ये बात है कि प्राइवेट जो हम लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या हम लोग प्राइवेट जो बिजनेस करते हैं, तो हमारा मोटिव वहां पर प्रॉफिट अर्न करना होगा, वहां पर हमारा मोटिव सोसाइटी को सर्व करना नहीं होगा शायद। सो ड्यू टू दिस रीजन कि गवर्नमेंट को राइज हुआ, गवर्नमेंट को लगा कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए देश की ग्रोथ के लिए, और गवर्नमेंट ही वहां पर कर सकती थी। सो गवर्नमेंट ब्रिंग आउट हुई यहाँ पर। ठीक है, आपने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956। आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956, अ डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 was a clear declaration of the government on the leading role of the government in the process of industrialization। जो 1956 के अंदर आईपीआर एक्ट बनाया गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956, इससे क्लियर कट हुआ, इस एक्ट के बनाने के बाद क्लियर कट हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसका प्राइमरी रोल रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर और रहेगा। ठीक है, this resolution laid a roadmap of the second 5-year plan. Also, it was a milestone of achieving growth with social justice. इस एक्ट को बनाने का क्या पर्पस था कि इस एक्ट को बनाने का पर्पस यह भी था कि देश की ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस भी हो जाए। ठीक है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है,
ये जो एंटरप्राइज होंगी इन्हें कौन गवर्न करेगा? गवर्नमेंट गवर्न करेगी, ठीक है। एक तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और एक पब्लिक प्लस प्राइवेट। जो थ्री कैसे क्लासिफाई किया? पब्लिक एंटरप्राइज आप सुना भी है, पब्लिक एंटरप्राइज, प्राइवेट एंटरप्राइज एंड मिक्स्ड। जो पब्लिक एंटरप्राइज है वहां पूरी तरीके से किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा कंट्रोल। जो प्राइवेट एंटरप्राइज होंगी वहां प्राइवेट सेक्टर का रोल रहेगा। और जो पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों है वहां पर पब्लिक का रोल प्राइमरी रहेगा और प्राइवेट सेक्टर का रोल सेकेंडरी रहेगा, ठीक है। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर विल बी सेकेंडरी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट विल बी प्राइमरी इन केस ऑफ प्राइवेट प्लस पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों की बात, ठीक है। तो आईपीआर रेजोल्यूशन में सबसे पहले क्या किया? इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। देन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्राइवेट सेक्टर के लिए कंपल्सरी कर दिया कि आपको लाइसेंस लेना ही लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। इंडस्ट्री ओपन करने के लिए भी अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर पहले से काम कर रहा है तो उसको अगर वो चाहता है कि अपनी इंडस्ट्री एक्सपेंड करना, इफ ही वांट टू एक्सपेंड द इंडस्ट्री देन इन दैट केस ही आल्सो रिक्वायरमेंट लाइसेंस, ठीक है। इन दैट केस भी उसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। बता रही समझ कि एक बंदा नई प्राइवेट इंडस्ट्री खोलना चाहता है देन इन दैट केस भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। इफ एनी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस ही आल्सो रिक्वायरमेंट लाइसेंस, ठीक है। थर्ड क्या था? इंडस्ट्रियल कंसेशन। जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर किसी बैकवर्ड एरिया में, किसकी बात हो रही है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की। कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर किसी बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्री सेटअप करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे बहुत सारे कंसेशन दिए जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा करने के पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? बैकवर्ड जो एरिया है उनको क्या करना? एक्सपेंड करना, उनका डेवलप करना, ठीक है। इफ एनी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर सेटअप देयर इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरिया then there will be many concession get them by government, ठीक है। बताइए समझ, 3 पॉइंट क्लियर है। ये सारे टॉपिक वैसे आपके ऊपर हो चुके हैं, फिर भी चलो हम लोगों ने एक बार सारा ही टॉपिक कर लिया है ताकि आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो। हमने जितने भी टॉपिक पहले करे हैं वो सारे टॉपिक हमने एक बार आज क्या कर लिए हैं? रिवाइज कर लिए। इससे आगे का टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है आज SSI, Small Scale Industries, Development of SSI, Small Scale Industry, a policy instrument to promote the goal of employment and equity। देखिए टॉपिक क्या आपका? SSI, Small Scale Industries। The process of industrialization had 2 broad dimensions, growth of large scale industry। देखो अगर चाहती है कि देश का ग्रोथ हो, हमारी कंट्री का ग्रोथ हो, तो ग्रोथ के लिए सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्री ही ओपन करने से हमारी कंट्री का ग्रोथ नहीं होगा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी हमारे देश का, कंट्री का क्या होगा? ग्रोथ होगा। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड 2 ब्रॉड डायमेंशन, growth of large scale industry like iron and steel, transport, communication to generate infrastructure facility, and growth of small scale industry to generate employment opportunity besides social justice। ये बात है समझ कि अगर ये कह रहा है he say कि if we want the growth of country then there should be industrialization in both small scale industry and large scale industry। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्यों है? सो दैट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर विल इंप्रूव। जितनी ज्यादा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होंगी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? इंप्रूव होगा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का बेनिफिट क्या होगा? कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, मजबूत बनेगा। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या बेनिफिट होगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बेनिफिट हम लोगों को ये होगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है हमारी कंट्री में लार्ज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन एंगेज्ड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। आ रही बात समझ अच्छे से? A small scale industry is presently defined as one whose investment does not exceed 5 crore। At the beginning of planning 1951 it was defined as one whose investment did not exceed 5 lakh। क्या कह रहा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको बोला जाएगा?
जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से एक्सीड ना हो। ठीक है, आज के टाइम में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको बोला जाएगा? जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा ना हो, 5 करोड़ से एक्सीड ना हो। बता रही समझ? 5 करोड़ से एक्सीड ना हो। जब 1951 में प्लानिंग करनी स्टार्ट करी थी, प्लान्स बनाने स्टार्ट करे थे, तब ये इन्वेस्टमेंट 5 लाख रखी गई थी। उस टाइम में 5 लाख को कैटेगरी किया गया था कि जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब वो अमाउंट कितनी कर दी गई है? 5 करोड़। 5 करोड़ तक जिसकी इन्वेस्टमेंट है वो क्या कहलाएगी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी। The role of small scale industry in achieving the goal of planning was underlined by Carvey Committee, also called Village and Small Scale Industry Committee in 1955. ठीक है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, उनको गाइडलाइन कौन देती है? उनके लिए क्या बनाई गई? उनके लिए कार्वे कमेटी बनाई गई। इस कार्वे कमेटी का क्या काम था? गाइडलाइन देना। किसको गाइडलाइन देना? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गाइडलाइन देना। किसका काम था? कार्वे कमेटी का। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिनकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से एक्सीड ना हो, वो इंडस्ट्री क्या कहलाएगी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, यहां पर आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई। मैं सिर्फ आज इन तीनों पॉइंट्स को करवा रहा हूं, इनका इंटरनल मैटर हम लोग कल के टॉपिक में करेंगे, नहीं तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। एसएसआई का फर्स्ट फीचर, एसएसआई इज लेबर इंटेंसिव। समझ गए होंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो मशीन इंटेंसिव नहीं होती, वो लेबर इंटेंसिव होती है। वहां पर लेबर्स को ज्यादा यूज किया जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। एसएसआई शो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज देयरफॉर इक्वली ओरिएंटेड। जो एसएसआई होती है वो फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, मतलब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर सकते हैं इजिली, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, थर्ड फीचर क्या कह रहे हैं? एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। एसएसआई के अंदर लार्ज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर भी नहीं होती, एसएसआई के अंदर स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें एसएसआई के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम दी है, या आपने कहीं पढ़ा होगा बिजनेस स्टडी या कहीं पर भी, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट यंग एंटरप्रेन्योर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्प करेगी और उसको बहुत सारा स्टार्ट करेगी। ये जो प्रोसेस है 2015 के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इसके बारे में आप नेट पर डिटेल में देख सकते हैं, बहुत अच्छी स्कीम है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए। स्टार्टअप इंडिया स्कीम यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यंग एंटरप्रेन्योर्स इजिली इसके अंदर इन्वॉल्व होकर अपना खुद का बिजनेस क्या कर सकते हैं? सेटअप कर सकते हैं। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही टॉपिक कर रहे हैं बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।